हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? जैसे जैसे पेपर आपके पास आते जा रहा है वैसे ही मुझे लगता है ऐसे आपका मन भटकने लगा होगा धीरे धीरे कि पेपर पास आता जा रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और ऊपर से ये त्योहार आने वाले हैं। तो अपने आप को सेफ रखिए और इधर उधर घूमने की बजाय आप अपनी पढ़ाई पर मन लगाइए ताकि हम अपना पेपर को निकाल सकें। और एक मन भटकाने वाले काम ये यूट्यूबर कुछ करते हैं जो पढ़ाते कम हैं और इधर उधर की बात ज़्यादा करते हैं। तो पीजीटी का एग्ज़ाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो उसी डेट को मानकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कोई वीडियो मत देखिए, केवल और केवल आप अपनी क्लास की वीडियो देखिए और हो सके तो फ़ोन से कम पढ़िए। अब आप कहोगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप भी हंसोगे कि हाँ भाई ऑनलाइन तो क्लास चल रही है और पढ़ने के लिए फ़ोन से मना कर रहे हैं। बस मेरा कहना ये है, फ़ोन का यूज उतना ही कीजिए जितना आपको सही साबित होए ताकि आप अच्छे से अपना पेपर निकाल सकें। तो आइए आज हम ये बलबनी वंश का बलबन, जिसकी स्थापना बलबन करता है, तो आज हम बलबन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने शासक पढ़ा था नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद बलबन का जमाई था और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1265-66 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आप कहोगे जो नासरुद्दीन महमूद का जो नायब था या उपसुल्तान था तो बलबन शासक बनता है। तो बलबन जो है, बलबन का मूल नाम सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मूल नाम हम इसकी पहले बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। तो मूल नाम क्या होगा? बहाउद्दीन। नाम है बहाउद्दीन, मूल नाम है बहाउद्दीन। जाति से आप होगे इलबारी तुर्क। इलबारी तुर्क, मूल नाम क्या है? इलबारी तुर्क। कुछ उपाधियां भी हैं, उपाधि, ठीक। कुछ उपाधियां हैं जो जैसा ग्यासुद्दीन की उपाधि, वैसे तो पूरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन हम पढ़ते हैं, तो ग्यासुद्दीन ये उपाधि पेपर में आ सकती है क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से के साथ जुड़ा होता है। तो ग्यासुद्दीन जो है, जब दिल्ली सल्तनत का ये राजा बनता है या सुल्तान बनता है तब यह उपाधि धारण की थी ग्यासुद्दीन की, ठीक। एक उपाधि थी, एक तो ये हुई, एक उपाधि थी उलूग खां की उपाधि। उलूग खां की उपाधि ये किसने दी थी? नासरुद्दीन महमूद ने दी थी। और इसका मतलब होता है महान। क्या होता है? महान। तो नासरुद्दीन महान। तीसरी आप कहोगे जिल्ले इलाही। क्या है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो आप? इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। एक और है, एक और है, आप कहोगे नियाबत ए खुदाई। नियाबत, नियाबत ए खुदाई। नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त। एक तो बात ये कहते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त। और दूसरा आप कहोगे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर ईश्वर की, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। तो नियाबत ए खुदाई का मतलब ईश्वर द्वारा
प्रदत्त या आप कहोगे पृथ्वी पर ईश्वर का आप कहोगे प्रतिनिधि। तो ये कुछ उपाधियां हैं। एक तो ग्यासुद्दीन की, जब वह सुल्तान बना तो ये उपाधि ये स्वयं धारण की थी। इसके बाद उलूग खां की उपाधि, उलूग खां का मतलब महान, ये किसने दी थी? नासरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसने? नासरुद्दीन महमूद ने, क्योंकि बलबन से पहले नासरुद्दीन महमूद सुल्तान था। फिर जिले इलाही, जिले इलाही का मतलब यहाँ ईश्वर की छाया, ये उपाधि धारण की थी। नियाबत खुदाई, नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त या आप कहोगे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ये इसकी उपाधियां हैं। ठीक, इसने कौन से वंश की स्थापना करी? कौन सा वंश का संस्थापक है ये? आप कहोगे बलबनी वंश का, बलबनी वंश। एक मैं बात कहना चाहता हूं, इससे पहले आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना करी थी। इसके बाद आप कहोगे इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना करी थी। और तीसरा वंश है गुलाम वंशों में ये बलबनी वंश। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि गुलाम वंश में 3 वंश हुए। वो कौन कौन से? पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश और तीसरा आप कहोगे बलबनी वंश से आप पहचान जाओगे बलबन ने इसकी स्थापना की थी। और आप कहोगे द्वितीय इल्बारी वंश की भी स्थापना कौन करता है? आप कहोगे बलबन करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत उठा होगा कि अगर द्वितीय इल्बारी वंश की स्थापना ये बलबन करता है तो पहले जो प्रथम है, प्रथम इल्बारी वंश की स्थापना कौन करता है? वो इल्तुतमिश करता है। क्यों? क्योंकि प्रथम इल्बारी तुर्क जाति का कौन था शासक दिल्ली सल्तनत में? तो आप कहोगे इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। आइए, और अगर मैं आपसे, ये तो द्वितीय इल्बारी तुर्क वंश हो गया, अगर इसका अंतिम शासक आपसे पूछूं, अंतिम शासक, तो अंतिम शासक आप बता सकते हैं जो केकुबाद आएगा। केकुबाद का जो पौत्र, वो बलबन का जो पौत्र होगा केकुबाद, केकुबाद होगा। ये केकुबाद कौन होगा? ये बुगरा खां का पुत्र होगा। पढ़ेंगे आगे चल के बुगरा खां और केकुबाद का मिलन जब सरयू नदी तट पर होगा, तो जब हम जाकर पढ़ेंगे तो अंतिम शासक कौन होगा इसका? केकुबाद होगा। ठीक, आइए देखिए, कुछ इतिहासकार हैं, इसके बारे में वर्णन करेंगे। बलबन को किस नाम से पुकारते हैं? जैसे कि मैं जियाउद्दीन बर्नी की बात करूं, जियाउद्दीन बर्नी की बात करता हूं, तो जियाउद्दीन बर्नी ने खुफिया कातिल बताया था। क्या बताया? खुफिया कातिल। बर्नी, बर्नी इसको खुफिया कातिल बताता है। कातिल क्यों? क्योंकि इसने अपने जो इसके जो विद्रोही हैं ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा था, तो खुफिया कातिल ये इसलिए इसने जियाउद्दीन बर्नी ने इसको कहा होगा। आगे पढ़ते हैं। जनता का पिता, जनता का पिता ये कह के भी संबोधित किया जियाउद्दीन बर्नी ने, है ना। जियाउद्दीन बर्नी ने आपको खुफिया कातिल और जनता का पिता कहकर संबोधित किया। एक नायक भी कहा इसको। क्या कहा? नायक। आदि नामों से इसको पुकारा जियाउद्दीन बर्नी को। इसके बाद आप कहोगे एक पालम बावली शिलालेख है, पालम बावली शिलालेख, शिलालेख जो लगभग आप कहोगे 1333 में ये लिखा गया था। विक्रम संवत, ये इसकी डेट के अनुसार 1333 ईस्वी में
योगेश्वर पंडित ने इसको लिखा था। योगेश्वर पंडित ने इसको लिखा था। योगेश्वर पंडित ने इसको लिखा था। तो इसमें क्या बातें वर्णित है? इसमें यह बात वर्णित है कि भगवान विष्णु के बलवन के बारे में कह रहे हैं कि बलवन जो है भगवान विष्णु के सारे कार्य कर रहा है, सारे कार्य कर रहा है या किए हैं। ठीक है। पालम बावली शिलालेख, पहली बात तो ये 1333 ईस्वी में लिखा गया, योगेश्वर पंडित ने लिखा। ठीक। इसमें क्या कहा गया? बलवन जो है भगवान विष्णु के सारे कार्य कर रहा है। कौन? बलवन। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पालम बावली शिलालेख आपको 1333, जो योगेश्वर पंडित ने इसको लिखा था। ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। गढ़मुक्तेश्वर शिलालेख अभिलेख में, गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में इसमें क्या बातें लिखी गई हैं? ये इसमें खलीफा का सहायक बताया गया है। बलवन को खलीफा का सहायक बताया गया है। खलीफा का सहायक किस में उल्लेख मिलता है? आप कहोगे गढ़मुक्तेश्वर में मिलता, गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में मिलता है। आगे एक ये इब्बन बतूता है। इब्बन बतूता बलवन के बारे में क्या उल्लेख करता है? एक बुखारा का साधु है। क्या है? साधु। बुखारा के साधु ने बलवन को, आप कहोगे, बुरा बर्ताव किया था बलवन के बारे में। ठीक है। क्या करा था? बुरा बर्ताव किया था। बुखारा के साधु ने बलवन के लिए एक बुरा बर्ताव किया। तो इब्बन बतूता इसका उल्लेख करता है, एक किस्सा सुनाता है। बुखारा के साधु का किस्सा है कि जब इस साधु ने बलवन के साथ बुरा बर्ताव किया तो बलवन ने क्या काम करा? उस बुरे बर्ताव को भूलकर उसे अनार खरीद कर दिए। किसने? आप कहोगे बलवन ने उस साधु को दिए, और बदले में हिंदुस्तान का साम्राज्य या हिंदुस्तान का शासक बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये इस चीज का उल्लेख आप कहोगे इब्बन बतूता में ने बताया। देखो, जैसे जैसे मैं ये कोटेशन वगैरह थोड़ी सी घुमा फिरा के बताता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बताता हूँ ये जो कि तो नेट में मिलेगी आपको। इस तरह के पेपर, जैसे कोई भी कोटेशन है या किसने किसी चीज़ का उल्लेख किया है, तो ध्यान रखना जो मैं बताता हूँ इसको आप नोट कर लिया करो। ठीक। तो जैसे गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख है, ये पेपर में आए हुए हैं। ये पालम बावली शिलालेख, ये सब नेट के पेपर में आए हुए हैं। लेकिन अब इनके चांस थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम बनने लग जाते हैं, क्योंकि एक बार जब नेट में क्वेश्चन आ जाता है तो ये दोबारा बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन फिर भी हमें इनको पढ़ना चाहिए, ताकि ये छोटे एग्जाम में, जैसे पीजीटी के एग्जाम में या जीआईसी के एग्जाम में हमारे सामने ये टकरा सकते हैं, या पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में हमारे सामने ये आ सकते हैं। आइए अगला हम पढ़ते हैं। ये इब्बन बतूता एक बात और उल्लेख करता है बलवन के बारे में। एक बार ऐसी ही
कहानी ये थी कि जब बलबन छोटा था और दास के रूप में ये मार्केट में इसको बेचा जा रहा था, तो आप कहोगे इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया था, खरीदने से मना कर दिया कि नहीं मैं इसको नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि इसके चेहरा जो था, इसका कुरूप था, है ना, मतलब एक तरह से ये भद्दा था, देखने में भद्दा था, देखने में ये कुरूपता नजर आ रही थी, तो इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया। लेकिन वजीर जुनैदी के कहने पर इसामी इस बात का भी उल्लेख करता है। देखिए दो बातें हैं, एक तो इब्न बतूता है, इब्न बतूता ये कहता है बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश आप कहोगे बलबन को नहीं खरीदता है। लेकिन इसामी इस चीज का उल्लेख करता है कि जब बलबन ने उसको बलबन को खरीदने से इल्तुतमिश ने मना कर दिया था, तो वजीर जुनैदी ने खरीद लिया था, तो इसको स्वीकृति इल्तुतमिश ने दी थी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता ये कहता है कि बलबन का जो है, बलबन की कुरूपता के कारण इल्तुतमिश ने उसको खरीदने से मना कर दिया था। तो जब बाद में एक कोटेशन कहता है बलबन खुद एक कोटेशन कहता है कि 99 दास अपने लिए खरीद लो, लेकिन एक दास ईश्वर के लिए, यानी कि मुझे जो है ईश्वर के लिए खरीद लो। यानी कि 99 दास तो आपने अपने लिए खरीद लिए, एक मैं जो हूं या 100वां जो मैं हूं उसको ईश्वर के लिए, यानी कि मुझे खरीद लो ईश्वर के लिए। तो ये ऐसी ऐसी बातों का उल्लेख आप कहोगे इब्न बतूता करता है। जो मैं ये कोटेशन बता रहा हूं आपको, ये पेपर में जू के तू रखी हुई आपको मिल जाएगी। जब भी आप प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो ये देखने को मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ो। तो जब इसको खरीद लिया गया, तो इसको सबसे पहले ये भिष्टी का पद दिया गया। भिष्टी का पद यानी कि सक्का, या आप कहोगे भिष्टी, या पानी लाने वाला, यानी कि सक्का का पद दिया। जैसा नॉर्मली जब कोई किसी के दरबार में आ जाता है, हाँ भाई चल भाई तू पहले ये काम कर, छोटा मोटा पानी वानी पिलाने का काम कर। तो इस प्रकार का एक दास क्या कर सकता है जब शुरू में कोई आएगा, एकदम तो कोई बड़ा पद दे नहीं सकते। तो सक्का यानी कि भिष्टी या पानी लाने वाला, ये पद दिया, मतलब एक मगर भाई ये तू काम कर पहले, ठीक। इसके बाद खास कर ध्यान रखना, खास तार करना, खास तार, ठीक। खास तार ये पद फिर बाद में ये दिया अंगरक्षकों का आप कहोगे प्रधान बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रधान। अंगरक्षकों का प्रधान बनाया गया। अंगरक्षकों का प्रधान बनाया गया। फिर ये चालीसा का ये सदस्य भी बनाया गया। चालीसा का सदस्य भी बनाया गया। पहला कार्य क्या सौंपा? सक्का का यानी कि भिष्टी का कार्य, यानी कि पानी लाने का कार्य। फिर खास तार यानी कि अंगरक्षकों का प्रधान इसको काम सौंपा। फिर इसको आप कहोगे चालीसा का सदस्य बनाया गया। अब ये चालीसा क्या है? चालीसा आप कहोगे जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ये तुर्कगान ए चहलगानी की स्थापना, जिसमें 40 सदस्य होते थे, यानी 40 अमीर, वो 40 सरदार होते थे। तो एक दल बनाया था इल्तुतमिश ने, तो इल्तुतमिश ने इसको चालीसा का सदस्य बनाया। इसके बाद मैं रजिया की बात करता हूँ।
रजिया ने अमीर शिकार का पद दिया। अमीर ए शिकार, अमीर शिकार का पद दिया, अमीर शिकार का पद दिया। इसके बाद रजिया के बाद आप कहोगे बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह गद्दी पे बैठा था, तो बहराम शाह ने आप कहोगे बलबन को अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का पद दिया, अमीर ए आखुर का पद दिया। फिर इसके बाद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह ने क्या पद दिया, मसूद शाह ने क्या पद दिया, तो आप कहोगे अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब का पद दिया, अमीर ए हाजिब का पद दिया बलबन को। ध्यान रखना, जो बलबन जो है अपनी शक्ति का जो निर्माण है वो अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में अपनी शक्ति का विस्तार या निर्माण यहीं से करना यानी कि स्टार्ट करता है अमीर हाजिब के पद से। ये शिष्टाचार का एक पद होता था, है ना, जांच पड़ताल होती थी, अगर कोई भी सुल्तान से मिलेगा तो शिष्टाचार के माध्यम से वो भेंट करेगा सुल्तान से, ये जांच पड़ताल करने वाला पद था। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नासरुद्दीन महमूद आया। नासरुद्दीन महमूद के समय में इसको नायब का पद दिया गया, नायब मुमालिकात, नायब मुमालिकात का पद दिया गया, यानी कि उप सुल्तान बनाया गया। 1249 में बनाया, 1249 में बनाया, फिर 1252 में इसको हटा दिया था। फिर बाद में 1253 के बाद, 1253 के बाद फिर नायब का पद पुनः दिया था, यानी कि कुछ समय के लिए नायब का पद आप कहोगे बलबन के पास नहीं था। ठीक, यानी कि बलबन उप सुल्तान के रूप में लगभग नासरुद्दीन महमूद के समय में लगभग 20 साल का कार्य करता था। बलबन के पास बहुत ही अनुभव था, क्योंकि वो लेके पानी पिलाने के साथ साथ या पानी देने के लाने के साथ साथ मतलब शुरुआत में एक ऐसा काम करा जो बिल्कुल एक छोटा कार्य से लेकर बड़े कार्य तक इसने सारे काम किए। तो इसलिए जियाउद्दीन बर्नी कहता है बलबन के बारे में कि बलबन जो है मलिक से खान बना, मलिक से खान बना, क्या बना, खान, और खान से सुल्तान, और खान से सुल्तान बना। ये इस बारे में कौन कहता है, आप कहोगे जियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में बात करता है। अब बात करते हैं, इसके सामने शासक ये बन जाता है तो इसके सामने समस्या भी है भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसा कोई शासक बन जाता है तो चेतावनी तो सामने होती ही है, समस्या तो होती है। तो कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं, ठीक, कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं। जैसे आप कहोगे मेवातियों को, मेवातियों का विद्रोह हुआ था। किसका हुआ था, मेवातियों का विद्रोह। कटेहरों का विद्रोह, कटेहरों का विद्रोह, कटेहरों का विद्रोह। मंगोल समस्या, मंगोल समस्या, है ना, मंगोलों का विद्रोह हुआ, या मंगोल, है ना, मंगोलों का विद्रोह हुआ। फिर बंगाल की समस्या, बंगाल की समस्या, ठीक, और इसी के साथ साथ ध्यान रखना राजतंत्र की समस्या है, राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा, राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि करनी है। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बलबन के सामने बहुत ये समस्याएं हैं। मेवातियों ये विद्रोह करेंगे, कटेहरों ये विद्रोह करेंगे, मंगोलों की समस्या होगी, आप कहोगे बंगाल की समस्या। बंगाल एक ऐसा नगर होगा जिसे
विद्रोहियों का नगर कहेंगे। जैसे ही शासक कोई ना कोई हटेगा या मर जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, वैसे ही बंगाल जो है, आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको यही देखने को मिलेगा, बंगाल जो है आपको विद्रोहियों का नगर कहलाएगा। किसका नगर कहलाएगा? विद्रोहियों का नगर कहलाएगा। तो क्योंकि राजतंत्र की समस्या है, ठीक है, तो राजतंत्र की समस्या, राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चालीसा जो है ना, चालीसा जिसमें 40 सरदार हैं, जो ये चालीसा है, ये प्रतिस्पर्धा करेंगे, क्योंकि खुद उसमें बलबन है, खुद उसका बलबन उसका सदस्य था, ठीक। तो ये चालीसा इसके सामने बड़ी समस्या है, तो इसको समाप्त करने का काम भी बलबन करेगा, क्योंकि बलबन ने इसको समाप्त किया और इससे पहले आप कहोगे इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था और इसको समाप्त करने का काम आप कहोगे बलबन करेगा। तो ये समस्याएं हम ये कल पढ़ेंगे, इन समस्याओं को, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।